इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब क्या इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं? हो चुकी है, मान लें कि वहां से कुछ नहीं निकला। आपने वहां पे मेंबरशिप बहुत ज्यादा की, कैपेसिटी से ज्यादा की, और उसमें मेरिट्स का भी ख्याल नहीं रखा गया। कभी ये इंतजामिया से भी बात हुई है? यार ये सारे अखबारी रिपोर्टें हैं, ये सारे अखबारी बयानात हैं, इसमें हकीकत में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये आप इंतजामिया से मुतालबा करते हैं इलेक्शन का, तो उस तरफ से ताखीर की क्या वजह आपको बताई जाती है? एक्सक्यूज है, कोई सॉलिड वजह नहीं है जो मैं आपको कहूँ ये इस वजह से नहीं करवा रहे। अगर आप फर्द वाहिद वहाँ पे जिम्मेदारी पे नहीं थे तो फिर इतने काम का आपको कैसे क्रेडिट जाता है? बात यह है कि सेक्रेटरी वहां पे कितने पहले मेरे से पहले रहे हैं। ये 70 साल से क्लब बना हुआ है, पहले ना आमिर रहमान आया और ना ही वो क्लब बन सका। कोई मुतफिका बॉडी या इस तरह की कोई प्रपोजल कभी कोई डिस्कस हुआ दोनों ग्रुपों में? ये बड़ी अर्ली स्टेज पे एक दो दफा जिक्र हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। फयाज अहमद मोहद साहब का जो उनकी गिरफ्तारी है, उन पे इल्जामात हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जो मैं 14 माह उनके साथ काम किया है, मैंने ऐसी एक भी चीज जिम खाना के हवाले से नहीं देखी। किसी की तरफ से आज तक हमें किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं आई, कोई भी किसी भी किस्म की। आप समझ रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं जिम खाना के हवाले से बिल्कुल मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वन यूनिटी के कायद अखलाक अहमद भट्ट साहब, तो उनका कहना था कि हमने बतौर एक फर्द के कभी भी जिम खाना में कोई इल्जाम नहीं लगाया। हाँ। हमने शेख आमिर रहमान साहब का कभी नाम नहीं लिया। भट्ट साहब की मेहरबानी है जी, उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर नहीं उन्होंने कभी कोई बात की, और वो एज ए होल बात करते हैं उसकी इंतजामिया की। जब मैं कैंडिडेट ही नहीं हूँ यार, आपका बंदा तो है ना सर, मेरी उनका भी तो है ना, हो सकता है वो जीत जाए। 1.5 साल हो गया एतराज़ात करते हुए, ऑडिट के ऊपर ऑडिट तो हो चुका है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई। अब क्या एक्सक्यूज है? फिर कमेटियां बनती हैं, परचेज कमेटी बनती है, डेवलपमेंट कमेटी बनती है, डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है। मुझे ये बताएं, अब कोई कमेटी नहीं है और अब वहां पे काम कैसे उसकी तरक्की होगी? अगर आमिर रहमान ने वहां पे जनरेटर ना लगाया होता तो अंधेरे में डूबा होता वो क्लब इस वक्त। वहां पे 60 लाख रुपए का बिल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस अदारे का? 60 लाख रुपए का बिल है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो आपकी नई रजीम है, जो आपके वहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं, उनमें से इंतकाम की जो स्मेल आती है। अगर हम लोग गलत कर रहे हैं, वो जो मुलाजिम भाग गए उनको भागना चाहिए था। वहाँ पे 2 मुलाजिम, खौफ भी तो होता है, वो मुल्क छोड़ के चले गए। खौफ से भी जाते हैं। खौफ क्या, हमने वहाँ पे क्या उनको क्या कर रहे थे हम? ये वो मुल्क है जहाँ वजीर आजम भाग जाते हैं। नहीं, वजीर आजम भागते हैं, आपको भी पता है वजीर आजम भगवाने में कौन भगवाता है और कैसे भागते हैं, ये सारा आपको पता है मेरे से ज्यादा बेहतर। जो वहाँ पे होता रहा, जो खिलवाड़ होता रहा, बताए ना क्या मतलब देखें, मेंबरशिप पे, रिन्यूअल पे पैसे ही नहीं जमा होते थे। जो सेक्रेटरी साहब ने कहा है, जो उन्होंने नाम दिए हैं कि ये वन यूनिटी के इन्वॉल्व थे मेरे साथ लोग, ये वो कहने के पे मैं ये सब कुछ करता था। ये जो मामला आते हैं, ये जो इसको बेज़ाब्ती कहें, करप्शन कहें, जो भी कहें, इन मामलात पे अब आप किस फोरम पे क्या करने का इरादा रखते हैं, क्या एक्शन करेंगे? ये हमारी मीटिंग, जब ये सारा एक हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी फाइंडिंग कमेटी है जो पिछले वोटर लिस्ट थी, वो कमेटी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। कमेटी निकलेगी, कमेटियां आमतौर पे निकलती नहीं है जल्दी। नहीं, इंशाल्लाह ये कमेटी निकलेगी भी और आपको बताएंगे भी कि कमेटी निकल आई और किस किस का नाम निकला। हमारे मुआशरे में काम करने वालों के साथ ही प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होती है, और जो नहीं काम करते, नहीं साइन करते, नहीं कुछ करते, वो आराम से या उनकी ट्रांसफर होती है या वो बैठे रहते हैं। उनके लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं सागर किनारे। सागर किनारे में आज हम गुजरांवाला जिम खाना के मामलात को एक बार फिर डिस्कस करेंगे। ऐलानात के बावजूद और दोनों ग्रुपों की जो मुख्तलिफ इख्तलाफात थे, लेकिन इत्तफाक था कि इलेक्शन ज़रूर होगा जिम खाना में, लेकिन बावजूद वहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं शेख आमिर रहमान साहब, जो साबिक सेक्रेटरी हैं गुजरांवाला जिम खाना के और साबिक चेयरमैन हैं GDA के। आमिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बताइए कि दोनों ग्रुपों की जो महाजराई की कैफियत थी, उसमें अब जो
हम देखते हैं कि इलेक्शंस दूर हो गए और इंतज़ामिया का पूरा अब वहाँ पर होल्ड है गुजरांवाला जिमखाना पे। और इसको किस नज़र से देखते हैं, इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं, और क्या अगर एहतसाब की जो बात की जा रही है, एहतसाब अगर होना हो या हो रहा हो तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये सारे एक्सक्यूजेज हैं। एहतसाब यहाँ पे क्या इन्होंने करना है और क्या होना है। ऑडिट के ऊपर ऑडिट करवा चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपने पसंदीदा असिस्टेंट कमिश्नर से करवा चुके हैं। अब इसके बाद तो कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। अब तो मैं समझता हूँ डिप्टी कमिश्नर और इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुखालफीन ने तो जो प्रोपोगंडा करना था करते रहे 1.5 साल, इसको डिले करवाते रहे, शोर भी करते रहे। जो उन्होंने डिमांड की, इंतज़ामिया ने वो डिमांड उनकी पूरी कर दी। ऑडिट के ऊपर उन्होंने ऑडिट भी करवा दिया, उनके कहने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बन गई। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की तरह ये हमें पता नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ है तो उनको मंजर आम पर लाकर उसके ऊपर दोबारा से फिर एक टीम बना दें कि क्या उसमें रिपोर्ट आई है। लेकिन उसके साथ साथ अब तो मैं इंतज़ामिया को समझता हूँ, अपने अपोनेंट को नहीं समझता कि उनका कसूर है, क्योंकि उन्होंने जो करना था कर लिया। 1.5 साल से रुकवाया हुआ था, रुकवा लिया। जो उन्होंने डिमांड की उनकी डिमांड पूरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी बन गई, ऑडिट भी हो गया। अब इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इलेक्शन अनाउंस करें और इलेक्शन करवाएं। आपने भी कुछ करना था, अगर आपको हम याद करवाएं कि आपने ये कहा था कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो हम अपना लाइहा अमल बनाएंगे और हम कोर्ट का रास्ता है हमारे पास। बिल्कुल, आपने आप ठीक कहा। जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ उसकी 2-3 रीजन थी अभी तक ना जाने की। नंबर 1, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन थे, हमने हमारा फोकस उसके ऊपर पूरा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें फतह याद किया और हमने गुजरांवाला चैम्बर का कब्जा छुड़वाया 20 साल बाद। उसके बाद मेरी एक साथी मसरूफियत थी, मेरे बेटे की शादी थी, आपको पता है। उसके बाद माशाल्लाह मियाँ उमर सलीम साहब के घर शादी है। तो अपनी एक निजी मसरूफियात की वजह से भी हम लोग इसके ऊपर काम नहीं कर सके। हमारी 2-3 दिन पहले ही हमारे ग्रुप की मीटिंग हुई है, उसके ऊपर हमने ये अब और तीसरी एक ये भी वजह थी कि हमारे प्रेसिडेंट साहब 2-3 दफ़ा कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे इस जिम खाना के इलेक्शन के हवाले से, और उन्होंने उसका प्रॉमिस भी किया हुआ था कि हम लोग इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। ये भी हमें था कि उन्होंने प्रेसिडेंट चैम्बर के साथ वादा किया हुआ है इलेक्शन करवाने का। मेरी मौजूदगी में कमिश्नर साहब के पास ही हम गए, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी गए। उन्होंने वादा किया था कि हम इतनी देर हमें दे दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। वो भी टाइम गुजर गया। तो ये भी वजह थी हमारे ना जाने की हाई कोर्ट में कि उन्होंने एक वादा किया तो शायद वो अपना वादा पूरा कर लेंगे। आमिर भाई, ये जो इलेक्शन में ताखीर है, जब ये आप इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं इलेक्शन का, तो उस तरफ से ताखीर की क्या वजह आपको बताई जाती है? एक्सक्यूजेज है, कोई सॉलिड वजह नहीं है जो मैं आपको कहूँ ये इस वजह से नहीं करवा रहे। बस उनके ऊपर प्रेशर है, बस यही कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड है कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, आप कुछ टाइम देख करते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर यही होगा जो हमारे अपोनेंट है वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, वो कहीं ना कहीं से कॉल करवाते होंगे, कहीं ना कहीं से कहलवाते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने चैम्बर के बाद अब उससे ज्यादा बुरे तरीके से यहाँ पे हारना है। वहां पे तो उन्होंने वो 2 नंबर वोट बनाने के बावजूद हार गए थे, यहाँ पे तो ये बना भी नहीं सकते थे। तो इसकी वजह से इनको पता है हमने हारना है। जो टैक्टिक्स हैं वो या जो कहलवाया गया वो हमारे मुखालफीन से कहलवाया गया। लेकिन इंतजामिया को भी चाहिए कि वो हकायक बताएं कि ये एक अदारा जो बड़ी मेहनत से बनाया गया पिछले 1.5 साल में, ये तबाह हो रहा है और उसका इलेक्शन होगा तो वहां पे काम चलेगा आगे। आपकी जो आपके दौर में, आपके पीरियड में, जिम्मेदारी में जो मेंबरशिप वहाँ पे की गई है, वो भी इंतजामिया के साथ डिस्कस होती है कि मेंबरशिप में कुछ मामला जो है, आपका मुखालिफ ग्रुप जो इल्ज़ाम लगाता है कि आपने वहाँ पे मेंबरशिप बहुत ज़्यादा की, कैपेसिटी से ज़्यादा की और उसमें मेरिट्स का भी ख्याल नहीं रखा गया, कभी ये इंतजामिया से भी बात हुई है? यार ये सारे अखबारी रिपोर्टें हैं, ये सारे अखबारी बयानात हैं, इसमें हकीकत में इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं आपको बारहा दफा आपको भी बता चुका हूँ, अपने स्टेटमेंट में भी दे चुका हूँ, अपनी प्रेस रिलीज में भी दे चुका हूँ कि मेरे दौर में 101 मेंबरशिप हुई है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा आके, मैं 2 साल से ये चैलेंज कर रहा हूँ। ये सारी बकवास झूठे प्रोपेगेंडे है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। 101 हुई है, उसका मैं जिम्मेदार हूँ और मैं अकेला नहीं, हम लोग 12 मेंबर्स हैं बीओजी के। जो भी वहां पे फैसला हुआ है, ना प्रेसिडेंट डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ना उन्होंने अकेले ने किया, ना सेक्रेटरी ने किया, ना फाइनेंस सेक्रेटरी ने किया। जो भी फैसले हुए हैं 12 लोगों की जो रजीम है उसने किए हैं, और जो भी फैसला है वो 12 लोग रिस्पॉन्सिबल है उसके।
ठीक है, आपको सिंगल आउट ना प्रेसिडेंट को कर सकते हैं, ना सेक्रेटरी को, ना फाइनेंस सेक्रेटरी को कर फर्द सकते हैं। वाहिद जिम्मेदार वो फर्द वाहिद कोई जिम्मेदार नहीं है, 12 लोग उसके बीओजी के मेंबर्स हैं और प्लस जो भी कमेटियां बनी हुई हैं जिन्होंने काम किया वो जिम्मेदार है। कोई सिंगल बंदे ने वहां पे कोई फैसला ही नहीं किया तो मैं या मेरे अलावा कोई एक बंदा कोई भी वहां पे ना जिम्मेदार हो सकता, ना मेंबरशिप का, ना वहां पे जो प्रोजेक्ट हुए, ना वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई कहीं भी एक बंदा फर्द वाहिद ना फैसला करता है ना जिम्मेदार हो सकता है। अच्छा, आपकी इस बात से जो है एक दोस्त ने आपके लास्ट इंटरव्यू के बाद सवाल में भेजा था कि आमिर भाई से ये पूछें कि अगर आप फर्द वाहिद वहाँ पे जिम्मेदारी आप नहीं निभाते थे और आपने कई दफ़ा कहा कि मेरे साइन दिखाएं कहीं इस तरह के मामला में, तो फिर सारा क्रेडिट आप कैसे लेते हैं? अगर आप फर्द वाहिद वहाँ पे जिम्मेदारी पे नहीं थे तो फिर इतने काम का आपको कैसे क्रेडिट जाता है? बात यह है कि सेक्रेटरी वहां पे कितने पहले मेरे से पहले रहे हैं, ये 70 साल से क्लब बना हुआ है, पहले ना अमर रहमान आया और ना ही वो क्लब बन सकता। बात ये होता है काम करने वाला एक ही बंदा होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर मुल्क चल रहा है ना तो जो सोच है वो प्राइम मिनिस्टर की चलती है, इनिशिएट उसने करने हैं, बाकी कबीना ने उसको फॉलो करके काम करना है। तो मैं वहां पे बैठा हूं, मेरी सोच थी, मेरा विजन था, मेरे अपनी प्लानिंग थी, मैं एजेंडा बनाता था, उसमें वो प्रपोज करता था कि इस क्लब में ये होना चाहिए, इस क्लब में ये कमी है, गुजरात चैम्बर में ये चीजें हमारे पास नहीं है, सरगोदा में ये है हमारे पास नहीं है, पिंडी में ये है हमारे पास नहीं है। प्रपोज मैं करता था, उस प्रपोजल के ऊपर 12 लोग उसको एडमिट करते थे, उसको एक्सेप्ट करते थे, उसको मानते थे, फिर वो प्रोजेक्ट जाता था काम करने के लिए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो क्रेडिट जितना मर्जी छीनने की कोशिश करें, जिसकी वजह से इनको आग लगी हुई थी, जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम थी कि ये 1.5 साल में इतना काम एक बंदा कर कैसे गया। कर एक बंदा नहीं सकता, लेकिन विजन एक बंदे का होता है, प्रपोज वही करता है। सेक्रेटरी ने एजेंडा तैयार करके मीटिंग कॉल करनी है, उसने ही प्रपोज करनी है हर चीज। इस क्लब में इस चीज की जरूरत है, क्या आप इसको मानते हैं? अगर वो मानेंगे तो वो काम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अगर 6-7 मीटिंग्स हुई हैं और जितने एजेंडा मैंने प्रपोज किया है अल्लाह के फजल से एक भी ऐसा एजेंडा में आइटम नहीं थी जो उसको डेफर किया हो या ना किया हो, क्योंकि मैं बड़ा सोच के दूसरे क्लब्स को वॉच करके कंपैरिजन करके फिर चीजों को प्रपोज करता था कि ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए, और अल्लाह के फजल जो मैंने प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट किया गया और उसको वहां पे बनाया गया। इसलिए क्रेडिट अल्लाह के फजल से मुझे मिलना भी है, मेरा है भी है और अल्लाह के फजल से रहेगा भी, ये जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा करे। अच्छा, जिस शख्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो किसी चीज़ की तामीर में और बड़ा किरदार अदा किया हो, जैसे कि हमने खुद भी देखा है आपका वो किरदार, उस शख्स को एहसास भी कुछ ज़्यादा होता है, तकलीफ भी, अगर मामला ठीक ना हो तो वो ज़्यादा महसूस करता है। तो इस जिम खाना को ख़राबी से यहाँ के मामला को बचाने के लिए आप लोगों ने कभी सोचा है, दोनों ग्रुप्स ने, कोई मफाहमत का कभी कोई रास्ता, कोई दरवाज़ा, जैसे आपने माजी में कुछ एक वादा भी है वो भी डिस्कस होता है, तो इस तरह की कुछ इलेक्शन से हट के भी कोई मुतफिका बॉडी या इस तरह की कोई प्रपोजल कभी कोई डिस्कस हुआ दोनों ग्रुपों में? ये बड़ी अर्ली स्टेज पे 1-2 दफा जिक्र हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। ये कोई 6 माह 7 माह 8 माह पहले एक हमारे दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड हैं ना, हमारे अपोनेंट ग्रुप के भी और हमारे भी बड़े प्यारे वो दोस्त हैं, हमारे लॉयर भी हैं, तो उनकी तरफ से प्रपोजल आया था, उस पर हम बैठे भी थे, लेकिन उसमें फिर वो कोई तकमील तक नहीं पहुंच सकी बात है। अच्छा, आपने जिमखाना में जब काम किया तो उस वक्त डीसी फ़याज़ अहमद मोहल साहब मौजूद थे और अब मोहल साहब की गिरफ्तारी एक बड़ी खबर थी गुजरांवाला के लोगों के लिए ख़ास तौर पर। तो फ़याज़ अहमद मोहल साहब की गिरफ्तारी, कुछ हल्के ये भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कुछ हल्कों का ये भी ख्याल है कि उसमें जिमखाना के मामला भी आएंगे। आपके इल्म में कोई ऐसी बात है? और फ़याज़ अहमद मोहल साहब का जो उनकी गिरफ्तारी है, उन पे इल्ज़ामात हैं, उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? पर्सनल उनके साथ, क्योंकि मैंने 1.5 साल उनके साथ काम किया है, तो मैं उनको जो समझा हूँ, मैं इस चीज़ को आपको हल्फन कह सकता हूँ कि जो मैं 14 माह उनके साथ काम किया है, मैंने ऐसी एक भी चीज़ जिम खाना के हवाले से नहीं देखी कि हमने कोई प्रोजेक्ट किया और उन्होंने, या हमारे 6 और भी ऑफिशियल जो हमारे मेंबर्स है बीओजी के असिस्टेंट कमिश्नर्स, किसी की तरफ से आज तक हमें किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं आई, कोई भी किसी भी किस्म की।
आप समझ रहे हैं। आप अपनी तरफ से मैं- क्लीन चिट दे रहे हैं। मैं जिम खाना के हवाले से बिल्कुल मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ जहाँ पे मर्जी कि जिम खाना के हवाले से 14 माह में मुझे 12 बीओजी में से 6 प्राइवेट थे, 6 ऑफिशियल थे। किसी किस्म की कोई डिमांड, किसी किस्म की कोई बात मेरे साथ डिस्कस भी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात यह है कि हमारे माशरे का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर उसी को पकड़ा जाता है, उसी को खींचा जाता है जो काम करता है। मैं मोहल साहब का ना तो वकील हूँ, ना मैं उनकी तरफदारी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि पिछले 15 साल से 20 साल से मैं जब छोटा भी था सुन रहा था कि यहाँ पे मोटरवे लिंक आएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल आएगा, यहाँ पर ना DHQ एक बनेगा, लेकिन मैंने ना किसी पॉलिटिकल बंदे को, ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसके ऊपर काम करते हुए और इतना ज़्यादा पैशनेट होके काम करते हुए देखा। हाँ, मैंने कमिश्नर साहब नवीद हरीश राजी साहब हैं हमारे, ना ये फयाज मोहल साहब थे, इनके साथ जब मैं सेक्रेटरी था मैंने इनको देखा है, दोनों अफसरान को। इन्होंने दिन रात मेहनत की है मोटरवे के लिए। मोटरवे का क्रेडिट अगर जो चाहे चैम्बर हो, चाहे आपके पॉलिटिकल लोग हों, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह के बाद यहाँ मोहसिन नकवी साहब इंटरेस्टेड थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, और गुजरांवाला में जो 2 ऑफिसर थे ये थे जिन्होंने काम किया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल पे काम इन्हीं के दौर में हुआ है। DHQ की दोबारा से सारी बहाली और दोबारा से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इन्हीं के टाइम पे हुआ है। हमारा QDPS वजीराबाद में मोहल साहब की कोशिश से बना है। इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं। जिम खाना, अब मैंने जितनी मर्जी मेहनत की है, मेरा जितना मर्जी विजन हो, जब तक कमिश्नर साहब की और मोहल साहब की विल ना होती, कोशिश ना होती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। लिहाजा मुझे नहीं पता उनके मामला दूसरे अदारों में क्या हैं, कैसे हैं, लेकिन जो मैंने देखा है कि ये दोनों, कमिश्नर साहब ने और मोहल साहब ने और नवीद शराजी साहब ने, दोनों ने 1.5 साल में, मैं जब तक वहाँ पे ना एक्टिव रहा हूँ, मैंने तो इन दोनों को बहुत सारा गुजरांवाला के लिए काम करते हुए देखा है। और यहाँ पे हमारे मुआशरे में काम करने वालों के साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि काम करने वालों के साथ ही प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होती है, और जो नहीं काम करते, नहीं साइन करते, नहीं कुछ करते, वो आराम से या उनकी ट्रांसफर होती है या वो बैठे रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। यहाँ मैं आपको एक बड़ी पॉजिटिव बात बताना चाहूँगा। लास्ट इंटरव्यू में वन यूनिटी के कायद अखलाक अहमद भट्ट साहब ने जब हमने उनसे सवाल किया आपके बारे में, तो उनका कहना था कि हमने बतौर एक फ़र्द के कभी भी जिमखाना में कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ। हमने शेख हामिद रहमान साहब का कभी नाम नहीं लिया। ठीक है। हमने कहा कि अगर वहाँ पे ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, अगर करप्शन हुई है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हाँ। और वो ये कहते हैं कि पहले तहकीकात होनी चाहिए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। अब ये इस पे आप जिमखाना के बारे में लास्ट कमेंट कर दीजिए कि क्या इससे इत्तेफाक करते हैं आप? चाहते भट्ट साहब की मेहरबानी है जी, उन्होंने ये कहा कि मेरे ऊपर नहीं उन्होंने कभी कोई बात की, और वो एज ए होल ना बात करते हैं उसकी इंतजामिया की, जनरली बात करते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता है कि भट्ट साहब ये 1.5 साल से रोना जिमखाना का रो रहे हैं, किसी और इदारे का इन्होंने रोना रोया? क्या ये अच्छा होता? पुलिस को देखते, क्या ये अच्छा होता? इंतजामिया को देखते, क्या ये अच्छा होता? हेल्थ को देखते, क्या ये अच्छा होता? एजुकेशन को देखते, और इतने यहाँ पे अदारे हैं। आज तक मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये नहीं सुना कि उस अदारे में ये हो गया तो इसको चेक करें। मतलब कि उनके लिए सिर्फ एक ही अदारा गुजरांवाला में जिसमें कोई प्रॉब्लम, और वहां पे टोटल 16 करोड़ पे, 15 से 16 करोड़ पे का 1.5 साल में काम हुआ है, जहां पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 अरब का साल में काम होता है, उसका तो भट्ट साहब ने कभी जिक्र नहीं किया। भट्ट साहब को ये भी ना सोचना चाहिए कि मैं एक छोटे से अदारे को अपनी सियासत की भींट चढ़ा रहा हूँ। कोशिश ये करें कि वहां पे कहेंगे कि ठीक है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन तो करवाएं, ताकि उसका जो तसलसल है उसकी कामयाबी का वो तो चलता रहे। ये तो आप उसकी कामयाबी का और उसको, उसकी तरक्की को रोक रहे हैं बैठ के, उसके इलेक्शन को। अच्छा, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो फिर भी भट्ट साहब का हक बनता है कि वो कहे कि लो ही नहीं, आमिर रहमान दोबारा सेक्रेटरी बन जाएगा तो यार तो काम खराब हो जाएगा। लिहाजा नहीं, इलेक्शन उदो होएगा जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जब मैं कैंडिडेट ही नहीं हूँ यार। आपका बंदा तो है ना सर, मेरी उनका भी तो है ना, हो सकता है वो जीत जाए, क्या उनको खारिज क्यों है? वो इलेक्शन लड़े, मेरा बंदा है। तो देखिए 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुपों ने अपना अपना बंदा खड़ा करना है, तो वो ये समझे मेरा बंदा जीतेगा और अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन आगे बैठ के करेगा, फिर तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर उनका बंदा आगे करता है। लेकिन हिम्मत तो करे ना इलेक्शन करवाने की। पॉइंट आ गया, लेकिन उन्हें मेंबरशिप पे एतराजात हैं, और आपने 1.5 साल हो गया, कितनी देर एतराजात रहेगा? मतलब कि एक टाइम लिमिट होती है ना,
1.5 साल हो गया इतराजात करते हुए, ऑडिट के ऊपर ऑडिट तो हो चुका है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई, अब क्या एक्सक्यूज है? मतलब कि अभी भी हर भट्ट साहब की तरफ से प्रेस रिलीज जारी होती है, हर 2 वीक बाद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब क्या इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं भट्ट साहब? हो चुकी है, मान लें कि वहां से कुछ नहीं निकला, अब आप नहीं वहां पे कितनी देर ये चूरन बेचेंगे इन्वेस्टिगेशन का? अब आगे चलें, अदारा तबाह हो रहा है। आप देखें आपके साथ कितने जिम खाना बने हैं, किसी जिम खाना में ये प्रॉब्लम है, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे काम चल रहा है। मुझे ये बताएं, मुझे छोड़े हुए 10 माह हो गए हैं, खुदा की कसम गेस्ट रूम के कमोड, पर्दे और मैट्रेस 3 चीजें रह गई थी। 10 माह में ना इंतजामिया चला सकी और गेस्ट रूम वैसे के वैसे, और बेड़ा गर्क हो रहा है उसके ना फर्नीचर का। रूफटॉप रेस्टोरेंट रेडी पड़ा हुआ था, मुझे बताएं रूफटॉप रेस्टोरेंट पे क्या हुआ 10 महीने? अगर 1 महीना, मोहल साहब को तो ये कहते हैं ना बड़ा कुछ, अगर मोहल साहब 1 महीना और रुक जाते, आपके गेस्ट रूम भी चल रहे होते, आपका रूफटॉप रेस्टोरेंट भी चल रहा होता। अब मुझे बताएं जो इन्होंने प्राइजेस किए हैं जिम खाना में, क्या पूरे पाकिस्तान में किसी क्लब में ये प्राइजेस हैं जो इन्होंने कर दिए हैं खाने की प्राइजेस? अफसोस हो रहा था देख के, मैंने मेन्यू देखा पड़ा है। अब डीसी साहब कह रहे हैं जी आप इस रेस्टोरेंट में जाके उनका मेन्यू देख के उसके मुताबिक बनाए, जब उनको कहा है कि भाई ये क्लब है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो आपको प्रॉफिट ही नहीं चाहिए। आपने लोगों जो 15 लाख रुपया आपको मेंबरशिप फीस दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि आप उसको जो रेट है और ना जो बाहर के रेस्टोरेंट है उसके मुताबिक उससे रेट चार्ज करें। कंपैरिजन कैसे बनता? कंपैरिजन आपने करना है तो आप जिम खाना का करें, पूरे पाकिस्तान के जिम खाना के मेन्यू मंगवाए, उसके ऊपर उनकी देखे क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या प्राइजेस है, या आप अपनी कॉस्ट को चेक करें। 2 चीजों के ऊपर आपने उसके प्राइजेस सेट करनी है जिम खाना की, या आपने उसकी कॉस्ट निकालनी है कि हमारी कॉस्ट क्या है, या आपने देखना है कि बाकी जो क्लब है वो क्या। ये क्लब जो होते हैं ये होते ही सब्सिडाइज करके प्राइजेस देते हैं। ये आप एज ए बिजनेस नहीं क्लब को चला रहे। डीसी साहब को ये बात समझाने वाली है, बताने वाली है कि यहाँ पे बिजनेस नहीं हो रहा। आप बताएं ना, हमने समझा। मैं तो बता रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट निकालें, कॉस्ट के मुताबिक उसके प्राइस करें। यहाँ अगर आपसे कॉस्ट नहीं निकल रही, आपके पास ऐसे एलिजिबल नहीं है लोग जो ये कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो आप जिम खाना सरगोदा है, जिम खाना गुजरात है, जिम खाना लाहौर है, आप उनके मेन्यू में आके उनकी कॉस्ट से ज्यादा, तो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना वाला, वही कॉस्ट आएगी ना जो उनकी कॉस्ट था, उसके मुताबिक आप प्राइस कर लें। आप प्राइस कर रहे हैं, इतने हाई कर रहे हैं प्राइस, लोग वहां पे चीखे मार रहे हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो डीसी साहब से ये डिमांड करता हूं कि उसको रिवाइज करें, जो आपने उसका मेन्यू बनाया उसके ऊपर जो प्राइजेस लिखी हैं, आप जो जितने जिम खाना है उनके मेन्यू मंगवा के उनके मुताबिक उनकी प्राइजेस सेट करें। और उसके बाद मैं डिमांड करता हूँ फुल तौर पे आप इलेक्शन में जाएं, ताकि इलेक्शन करवा के आके जो स्पेसिफाइड उस पोस्ट पे आके बैठेंगे लोग, वो वहां पे काम करेंगे। आप जितने मर्जी असिस्टेंट कमिश्नर को वहां पे लगा रहे, उसकी अपनी जिम्मेदारियां एज ए इंतजामिया बहुत सारी हैं, वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। और ये सेक्रेटरी की जॉब, फाइनेंस सेक्रेटरी की जॉब, वहां पे ये फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे आपने प्लानिंग करनी है क्लब को कैसे आगे लेके चलना। 12 लोग हर महीने बैठ के मीटिंग करते हैं, फिर कमेटियां बनती हैं, परचेज कमेटी बनती है, डेवलपमेंट कमेटी बनती है, डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है। मुझे ये बताएं, अब कोई कमेटी नहीं है और अब वहां पे काम कैसे उसकी तरक्की होगी? आज तक मुझे बताएं जो परचेज कर रहे हैं, कौन सी कमेटी परचेज कर रही है? किसी एक के साइन है किसी एक बिल के ऊपर भी जो परचेज कर रहे हैं? ऑडिट, मुझे तो आप कहते हैं, इन्हें पूछेंगे आपका ऑडिट कैसे होगा? अभी तक इसकी जिम खाना की जो ना सालाना जाती है रिटर्न इनकम टैक्स में से ना, वो अभी तक नहीं जा चुकी। मुझे थोड़े दिन पहले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉल आई हुई थी कि वो उसकी रिटर्न फाइल करनी है, और जो आखिरी ऑडिट है जब तक उसके ऊपर साइन सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट के नहीं होंगे हम लोग रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो मैं कहूँ उनको जाके करें, कहते हैं जी, वो कहते हैं हमने साइन नहीं करने। एक तरफ आप पूरा क्लब चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप साइन ही नहीं कर रहे, तो किस तरह वो चलेगा? अदारा कैसे चलेगा? अदारा खाली ये तो नहीं है ना कि बस उसका रेस्टोरेंट चल रहा है तो आप समझ रहे हैं अदारा चल रहा है, ऐसे अदारा। फिर उसका बिल आया हुआ है 60 लाख रुपया बिजली का। मुझे ये बताएं 60 लाख रुपया बिल है, कौन जिम्मेदार है? अगर वहां पर सोलर सिस्टम नहीं चल रहा था तो किसकी जिम्मेदारी है? सेक्रेटरी साहब ने क्या एक्शन लिया है? सेक्रेटरी साहब ने पता किया कि इतना बिल क्यों आया? अब उसकी बिजली बंद रही है, जनरेटर उसका चलता रहा है। अगर आमिर रहमान ने वहां पे जनरेटर ना लगाया होता तो अंधेरे में डूबा होता वो क्लब इस वक्त।
वहां पे 60 लाख रुपए का बिल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उस अदारे का 60 लाख रुपए का बिल है? मतलब कि क्यों? क्योंकि वहां पे इंतजामिया नहीं है चलाने के लिए। सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक जिम्मेदारी है अपनी एज असिस्टेंट कमिश्नर, वो फुल टाइम नहीं यहाँ पे फोकस कर सकते। आप ये कहना चाहते हैं कि लावारस हो गया है अब जिम्मा? नहीं, लावारस नहीं कह सकते आप, मैं ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कम से कम वहां पे एक पूरी इंतजामिया चाहिए जो आके वहां पे उसको होल्ड करे, और फुल टाइम ये एक जॉब है, वो आके अपना काम करे, तभी ये अदारा चलेगा, वरना ये ऐसे ही रहेगा। राइट। अच्छा जी, जिमखाना से अब हम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो आपकी नई रजीम है उस पर कुछ बात करना चाहूँगा आपसे। नई रजीम जो कि हम देख रहे हैं बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी आ रहे हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों से, और सफारतकार भी आए हैं, आसियान की जो मीटिंग भी हुई है। इससे पहले भी बड़ा एक्टिवली आपके प्रेसिडेंट बड़े धीमे मिजाज के हैं, आपके मिजाज से ज़रा उल्ट हैं, आप ज़रा अग्रेसिव हैं, वो ज़रा ज़्यादा धीमे मिजाज के। अच्छा ये बताइए कि जो पहले बरसर इक़्तिदार ग्रुप था, अब अपोजिशन में वन यूनिटी ग्रुप, उनका ये कहना है और उन्हें ये बुनियादी एक एतराज़ है कि जो आपके वहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं उनमें से इंतकाम की जो स्मेल आती है, वहाँ पे मुलाजमीन से वो कहते हैं कि इंतकाम आप ना लें। सेक्रेटरी जो थे चैम्बर, उनके ख़िलाफ़ एक्शन किया गया, और लोगों के ख़िलाफ़ भी हरासमेंट का वो कह रहे हैं एक माहौल बनाया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहते हैं? अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो जो मुलाजिम भाग गए उनको भागना चाहिए था। वहां पे 2 मुलाजिम खौफ भी तो होता है ना, वो मुल्क छोड़ के चले गए। खौफ से भी जाते हैं। खौफ क्या, हमने वहां पे क्या उनको क्या कर रहे थे हम? ये वो मुल्क है जहाँ वजीर आजम भाग जाते हैं। नहीं, वजीर आजम भागते हैं, आपको भी पता है वजीर आजम भगवाने में कौन भगवाता है और कैसे भागते हैं, ये सारा आपको पता है, मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। आप उसको इसके साथ कंपैरिजन ना करें। वहां पर अगर आप आए और जो आपको ये कहते हैं उनको साथ लेके आए, तो मैं आपके टेबल के ऊपर सारी चीज़ें रख दूंगा और कैमरा आपका ऑन होगा, फिर आप उनसे कमेंट ले लीजिएगा। अभी आप क्योंकि ये चीज़ें क्या बताना ये चाहेंगे? चीज़ें जो सी हैं, अगर ये चीज़ें चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बाहर निकल गई तो आप यकीन करें ऐसे ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो वहाँ पे होता रहा, जो खिलवाड़ होता रहा, बताएं ना क्या मतलब कि देखें, मेंबरशिप पे, रिन्यूअल पे पैसे ही नहीं जमा होते थे। आप कंपैरिजन करें दिसंबर 2023 का, दिसंबर 2024 का, नवंबर 2023 का, नवंबर 2024 का, आप लंबा छोड़ दें, मंथ टू मंथ मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन दूंगा तब जब उनका कोई आपका लीडर आपके साथ आ, वो भी साथ बैठा होगा। सुन ले, मैं आपको जिस दिन हम अक्टूबर को आए हैं ना, सितंबर को हम लोग आए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का मैं आपको एक एक मंथ का कंपैरिजन बना के दे देता हूँ। 23 में क्या आ रहा था और 24 में क्या आ रहा है, आपको पता चल जाएगा क्या फ़र्क है। नंबर 1, वो पैसा कहाँ पे जाता था, ये फिर आपको वहाँ से पता चल जाएगा सारी चीज़ों का कि ये पैसा कहाँ से जा रहा था। फिर ऐसे ऐसे वीज़ा फॉर्म इशू कर रहे थे ये लोग कि जिनका ताल्लुक ही नहीं था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, और जिनका रिकॉर्ड ही नहीं था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। वीज़ा फॉर्म आते था तो पता चलता था, ये जब इन्वेस्टिगेट करते थे तो पता चलता था ये तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इशू ही नहीं किया। फिर जो पिछले हमारे ना चैम्बर के माशाल्लाह सदर थे, उन्होंने एक वहाँ पे शाहिद लड़का था जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था, उनको अथोराइज सिग्नेचर कर दिया हुआ था कि जो भी लेटर आए, जो मर्जी है, वो जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है वो सिग्नेटरी अथॉरिटी था हर किस्म के लेटर इशू करने के लिए, जो भाग गया है, जो इस वक्त मौजूद नहीं है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुई, अभी उसको हमने पूछा भी नहीं है कि तुमने क्या किया, अभी उसकी कॉल ही नहीं की, उसका नाम ही नहीं था, वो उससे पहले भाग गया। एक और लड़का भाग गया। अब आ जाए सेक्रेटरी साहब की तरफ। सेक्रेटरी साहब से हमने इन्वेस्टिगेशन की है, जो सेक्रेटरी साहब ने कहा है, जो उन्होंने नाम दिए हैं कि ये वन यूनिटी के इन्वॉल्व थे मेरे साथ लोग, ये वो कहने के पे मैं ये सब कुछ करता था, उनकी वीडियो और उनकी रिटर्न स्टेटमेंट हमारे साथ मौजूद है। आपको वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी मर्जी से बयान दे रहे थे या उनसे कहलवाया जा रहा था, और स्टेटमेंट आप पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा उसमें क्या क्या नाम आए थे, किस तरह वो कह रहे थे कि मैं बेबस था, जो होता था वो नीचे से होके मेरे पास आता था और मुझे सिर्फ ये कहा जाता था कि इसके ऊपर साइन कर, और मैं अपनी नौकरी बचाने के लिए इसके ऊपर साइन कर देता था। मेरे पास चीज़ें बन के आती थी, मैं बनाता नहीं था, मैं प्रिपेयर नहीं करता था।
ये बहुत सारी चीजें हैं। इसका कोई व्हाइट पेपर दें ना आप। सर वाइट पेपर देंगे इंशाल्लाह हुल-अज़ीम, क्या जल्दी है, अभी तो 3 माह हो गए, अभी तो बड़ा कुछ और भी निकलने वाला है इंशाल्लाह ताला, देंगे ज़रूर देंगे और आपको सब बताएंगे। और जो लोग एडमिट कर रहे हैं वो आपको खुद आप ऐसा करें, एक दफ़ा सेक्रेटरी साहब के पास चले, आप उनका इंटरव्यू लें। सबसे बेहतर यह है कि आप मेरे ऊपर ना ट्रस्ट करें, ना ही मेरे अपोनेंट के ऊपर देखें कि वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। आप वो तो नहीं ना गए, जो भाग गए वो तो भाग गए, जो बंदा यहाँ पे मौजूद है उनको बैठा लेंगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आपने एक स्टेटमेंट दी है, आपके ऊपर कोई प्रेशर है था, आपने स्टेटमेंट अपनी मर्जी से दी है या आपसे दिलवाई गई है, या जिस तरह हमारा अपोनेंट ग्रुप सब चीज़ें बना के उनसे साइन किया था, क्या हमने बना के किया या उन्होंने खुद लिख के किया। आप सेक्रेटरी साहब को ले लें, लाइन पे ले लें, मेरे साथ बिठा लें, आपको पता चल जाएगा क्या गलत है क्या ठीक। फिर जब वो एडमिट करते हैं या नहीं करते तो मैं आपके सामने वो पेपर भी रख दूंगा सारे, जिसमें उन्होंने नाम दिए हुए किस किस ने कौन कौन सा वोट जाली बनवा के। और मज़े की बात है कि जब हमने चैलेंज किया है कि ये रिन्यूअल नहीं हुई तो झूठी रसीदें, एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर झूठी रसीदें बना के ला के उसने फाइल पे लगा दी, जिनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकॉर्ड में कोई है ही नहीं है उसका पेपर, ना उसके सिस्टम में उनकी पैसे जमा हुए हैं, लेकिन रसीदें उसकी फाइल में लगी हुई हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसकी पैसे ही नहीं जमा हुए। अच्छा, ये जो मामलात हैं, ये जो इसको बेज़ाब्ती कहें, करप्शन कहें, जो भी कहें, इन मामलात पे अब आप किस फोरम पे क्या करने का इरादा रखते हैं, क्या एक्शन करेंगे? देखिए, ये हमारी मीटिंग, जब ये सारा एक हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी फाइंडिंग कमेटी है जो पिछले वोटर लिस्ट थी, वो कमेटी जो है उसके ऊपर काम कर रही है। जब वो फाइंडिंग देगी एग्जीक्यूटिव बॉडी को, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में वो फैसला करेंगे। उन्होंने कमेटी निकलेगी, कमेटियां आमतौर पे निकलती नहीं है जल्दी। नहीं, इंशाल्लाह ये कमेटी निकलेगी भी और आपको बताएंगे भी कि कमेटी निकल आई और किस किस का नाम निकला, और फिर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में जाएगी। फैसला अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव बॉडी करेगी उनके साथ क्या करेंगे। वो कमेटी ने नहीं करना, कमेटी ने अपनी फाइंडिंग देनी है, वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। वो अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग तक उनकी फाइंडिंग आ जाएंगी, वो उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी फैसला करेगी उन्होंने क्या करना। जिम्मेदारान का तयन भी करेगी, वो जिम्मेदारान का तयन कमेटी करेगी और उनके साथ आगे क्या करना है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर रहमान साहब। शेख आमिर रहमान साहब की दो टोक गुफ्तगू आपने एक बार फिर सुनी और काफ़ी मामलात हमने जिमखाना के हवाले से और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से उनके साथ डिस्कस किए। आपकी आरा का मुझे इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए।